ये पकड़ो। पता है इससे मैं क्या करता हूँ? रोज़ वीडियो अपलोड करने के बाद अपनी हाइट नापता हूँ। कितनी हाइट है? वो नहीं बताऊँगा क्योंकि इसको छोड़ो, इसलिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि डेली 5-6 घंटे लगातार बैठ के टाइप करने से हाइट ज़रूर कम हो जाती होगी। मेरी तो पहले ही इतनी तो कम लगती है। ये एक वहम हो गई है कि ज़रूर हाइट कम हो रही है और वेट भी लगता है बढ़ गया है कि बैठे बैठे घर में। पर आप इससे अपनी हाइट कैसे नाप सकते हो? खुद की हाइट कैसे नहीं, नाप इससे मैं नापता नहीं हूँ। इसको हाथ में उठा लेता हूँ तो फील होता है कि मैंने अपनी हाइट नाप ली है और फिर ऐसे कर लिया। पर क्या है कि सीरियस बात करते करते ना दिमाग ख़राब हो जाता है कि हर समय किसी ने मुझसे पूछा कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, तो मैंने इस वक्त तो मैं ट्रम्प और पुतिन के बारे में सोच रहा हूँ कि उनके बीच जो न्यूक्लियर डील है वो एक्सपायर हो गई है, रिन्यू होगी कि नहीं होगी, अमेरिका और उसके बारे में। तो फिर उसने पूछा कि और क्या सोच रहे हैं, अपने बारे में क्या सोच रहे हैं? मैंने कहा अपने बारे में तो मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ कि आज पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री भाषण देंगे कि नहीं देंगे लोकसभा में। हाँ, क्योंकि ये तो बहुत विचित्र बात है कि महिलाएं काटने आ रही हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। अगर आप संसद में सुरक्षित नहीं है तो घर में छाता खोल लीजिए, फिर मत आइए संसद में। फिर वो सारी चीज़ें घूमने लगीं कि संसद में कोई कूद गया था, उस केस का क्या हुआ, कहाँ चला गया। फिर एक बार राज्यसभा में भी इस तरह का ड्रामा किया गया था कि मार्शल बुलाए गए और विपक्ष के सांसदों के साथ ये हुआ वो हुआ। मुझे लगा वो राज्यसभा में जो स्टोरी पहले हो चुकी है वो अब कहीं लोकसभा में दोहराई जा रही है। तब तक मैं ये जवाब दे रहा था कि उसने फिर पूछा कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। तो मैंने कहा मैं और क्या सोच सकता हूँ, मैं देश के बारे में सोच रहा हूँ, दुनिया के बारे में सोच रहा हूँ, और जिस बिस्तर पे सो के उठा हूँ उसी बिस्तर पे टाइप कर रहा हूँ। तो उस तरह से कुछ समझ में नहीं आता है कि हफ्ता, महीना और साल कैसे निकलता चला जाता है डेली करते करते। और हाइट की बात नहीं, जिस हाइट की बात कह रहा था वो अपनी हाइट की बात नहीं कर रहा था मैं। इसका मतलब है इसका सेंस टाइम से है, और जिस ऐसे लगता है कि टाइम वहीं पे है। हाँ, टाइम वहीं पर है, मेरे आसपास ही टाइम है जिसको आप मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर में, मीटर में। पर फिर भी ये तो सवाल ठीक है कि अगर आप ट्रम्प और पुतिन के बारे में सोच रहे हैं। आप अभी क्या सोच रही हैं बताइए? अभी मैं आपसे ये सवाल मैं आपकी बात पे सोच रही हूँ। हाँ, कि अगर हम ट्रम्प और पुतिन के बारे में सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री के बारे में सोच रहे हैं, और लोकसभा राज्यसभा के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसके हम दाल में नमक के बारे में नहीं सोच रहे? हाँ, वो भी तो सोचना पड़ता है। जैसे मैं जब सुबह उठती हूँ तो मुझे ये भी चिंता होती है कि अच्छा हाँ आज हम क्या शो करेंगे, लेकिन मैं ये भी सोच रही होती हूँ कि आज सब्जी क्या बनेगी। वो भी मेरे दिमाग में पर मैं सब्जी देखते देखते ये भी सोचने लगता हूँ कि आज ट्रम्प क्या कर देंगे। तो हाँ, वो भी तो कई बार लगता है कि काश दुनिया दिमाग कहीं से डिस्कनेक्ट हो जाता और हम जहाँ हैं उसी के बारे में हम सोच रहे होते कि हम इस कमरे में हैं, इसके रंग को इसको जिस तरह से सजाया गया है उसकी खूबसूरती को हम उसको महसूस कर सकें। जो आया है सामने बैठा हुआ है उसे देखते ही कब आए, कहाँ से आए, और करते ही वो ईरान के बारे में बात करने लग जाता हूँ। और अगर उसने कोई चीज़ मार्केट के बारे में जैसे कह दी, सोना या चांदी के बारे में, तो अचानक से दिमाग वहाँ ट्रिगर कर जाता है कि अच्छा आप कुछ बता सकते हैं क्या, हम उसी पे स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। हाँ। तो पूरी बातचीत जो है वो एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी, एक इंटरनेशनल इवेंट से एक नेशनल इवेंट, एक नेशनल इवेंट से लेके एक लोकल इवेंट के बीच में माइंड जो है मतलब हर ट्रैवल चीज करता जो रहता है वो एक जैसे एक जो होता है बिना किसी इंटेंशन की बातचीत, कि जिसमें कहीं पहुंचने के लिए आप बात नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ बात करने के लिए बात कर रहे हैं, वो भी एक चीज होती है ना। पर लगता है वो संभव नहीं है। नहीं, वो संभव है। हाँ, मुझे लगता है ऐसा नहीं लगता कि मुझे संभव नहीं है वो चीज। पर होप आता है क्या लाइफ में? हाँ, वही हमारा कि एकदम से लेट बैक होके बात कर रहे हैं जिसमें न्यूज कोई बाहर का इवेंट ना हो, वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोगों का जो क्राइसिस है या प्रेडिकामेंट कहें से, जो भी हमारी जो पशुपेश है जद्दोजहद है, वो ये है कि हम अपने जो हमसे बहुत दूर की जो एक दुनिया है जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम उससे हाइपर कनेक्टेड हैं।
इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, और मैं बतौर पत्रकार मतलब आपकी और हमारी भी बात कर रही हूँ कि हम लोग उस रियलिटी से हाइपर कनेक्टेड हैं, हमें ऐसा लगता है कि तो इसीलिए संभव है कि हम उससे कनेक्टेड ना रहें? नहीं, हम उससे भी कनेक्टेड नहीं है असल में। इन अ वे हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम रहें, कि हम किसी ना किसी तरह से उस न्यूज़ साइकिल से जुड़े रहें, लेकिन उसका फिर जो कॉस्ट है वो ये है कि हम अपने इमीडिएट सराउंडिंग से जो है डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं कि हमारे घर में क्या है। लेकिन जब आपने पढ़ा कि वॉशिंगटन पोस्ट के 300 पत्रकारों को एक झटके में निकाल दिया गया है, तो आपको पर्सनली ये स्टोरी हिट की थी? तो बिल्कुल की। लगा था कि नौकरी चली गई है या हम इस पेशे में हैं तो हमारा क्या फ्यूचर है? बिल्कुल। हम इन न्यूज़पेपर्स को और वो दाल और सब्जी के बीच में इसका ध्यान आता है? हाँ, अचानक से फिर जो मेरे घर में आंटी आती है मेरे लिए खाना बनाने, वो अचानक, मैं पढ़ ही रही थी आर्टिकल आज ही सुबह, और उन्होंने आके मुझसे पूछा कि अच्छा ये मखाने तलने हैं। तो मैं कहाँ वो सब सोच रही थी, और फिर अचानक से मुझे सडनली मखाने के भी बारे में सोचना पड़ा। फिर मुझे उससे मखाना खेती की याद आ गई। तो जो वो वीडियो देखा होगा बिहार चुनाव के समय में। तो फिर वही है कि हम लोग एक बहुत बड़ी दूर की दुनिया से हर वक्त हाइपर कनेक्टेड है, उसका असर होता है। इमेजेस लगातार फ्लैश कर रहे हैं, मखाना खा रहे हैं, अचानक आपको नजर आ रहा है कि राहुल गांधी मखाने के तालाब में उतरे हुए हैं, प्रधानमंत्री मखाना खेती के और उसके बारे में बात कर रहे हैं, कुछ आवाज आने लग जाती है, और दूसरे लोग शायद जब मखाना खाते होंगे तो सिर्फ मखाना खाते होंगे, हो सकता है वो ये सोच रहे होंगे कि इसमें नमक ज़्यादा है या ये मेरा फेवरेट डिश है, ये हेल्दी भी है, और बहुत अच्छे से देखो कितना अच्छा से फ्राई हुआ है। लेकिन हम लोग जब मखाना खाते हैं तो अलग हो जाता है ना, उसमें बहुत सारे न्यूज़ इवेंट उसके साथ रैप होकर चलते ट्रेन की तरह गुजरता है मखाना नहीं। पर आपको क्यों लगा कि वॉशिंगटन पोस्ट में पत्रकार निकाल दिए गए हैं तो ये जर्नलिज्म एंड की तरफ जा रहा है? मतलब मुझे ये नहीं लगता कि वो एंड की तरफ जा रहा है, मुझे लगता है हम उस एंड को देख ही रहे हैं। जैसे वो मार्क कर्नी ने कहा ना कि वी आर नॉट इन अ फेज, दिस इज अ रप्चर, ये चल ही रहा है। हम खुद उस प्रोसेस से गुजरे हैं जब हमारे सामने न्यूज़ इंस्टीट्यूशंस, मीडिया इंस्टीट्यूशंस, न्यूज़पेपर्स गिर गए, ख़त्म हो गए, उसके डिफाइंस में कुछ लोग खड़े हुए, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वॉशिंगटन पोस्ट भी मेन स्ट्रीम मीडिया ही है, तो वो मतलब पहले ही अमेरिका में एक मीडिया की ट्रस्ट को लेकर एक क्राइसिस चला आ रहा है ना। फिर उसको जेफ बेजोस खरीदते हैं इतना पैसा दे के, और एक उम्मीद की जाती है कि शायद ये सस्टेन कर जाए। उसे लेकर कई बार ऐसे वॉशिंगटन पोस्ट को लेकर ट्रंप से उनका विवाद रहता है, फिर बेजोस से लेके कुछ विवाद रहता है, लेकिन एक अखबार अपने आप को किसी तरह से बचा रहा था। पर अचानक से जब एक इतनी दुनिया के इतने अमीर आदमी के पास एक अखबार को चलाने के लिए थोड़े से कुछ क्या 100 करोड़ रुपए नहीं है, तब आपको पता चलता है कि नहीं, उसके लिए वो प्रायोरिटी ही नहीं है, या उसके लिए संभव नहीं है ट्रम्प के राज में अब उस तरह की पत्रकारिता को वो अनुमति दे कि कर ले। पत्रकार को नहीं रखना, अखबार को ही खत्म कर देना। तो किस लिए रखते पत्रकार को? अगर पत्रकारिता करानी नहीं है तो जैसे गोदी मीडिया में बहुत सारे रिपोर्टर क्या कर रहे हैं, वो जाते होंगे, आते होंगे, रोज इस सवाल से वो भी गुजरते होंगे कि हमारी नौकरी कब तक है, हम रखे भी गए हैं तो उनके काम का इवोल्यूशन कैसे होगा? अच्छी रिपोर्ट से होगा, साल में जो 10 रिपोर्ट करेंगे, उनके साथ जो दूसरा सहयोगी वो 20 रिपोर्ट करेगा, तो इसी आधार पर मूल्यांकन होगा। तो गोदी मीडिया में रिपोर्टर का मूल्यांकन कैसा होता होगा? लेकिन मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा था उम्र का अंतर में, काफ़ी सीनियर हूँ, 50 गुना सीनियर हूँ, ठीक। हाँ, तो मेरा सवाल ये था कि आप नहीं हैं इस फील्ड में, तो थोड़ी एक चिंता हो रही है कि आप लोग जो स्टेप इन कर रहे हैं इस फील्ड में, ठीक है, आपने कुछ साल हो गए, लेकिन वो तो बहुत शुरू के साल है ना, कि कहाँ जाएंगे, क्या होगा। और हम तो अभी भी मानते हैं कि इंस्टीट्यूशन बेस्ट जगह होती है काम करने की, ग्रो करने के लिए, कि इतने सारे ताम झाम होते हैं, उसमें लोग होते हैं, बहुत सारा सपोर्ट होता है। तो लगा कि वो है कि मतलब, क्योंकि आप ये सोचते हैं ना कि अभी हम यहाँ हैं, कुछ कर रहे हैं, इसके बाद क्या करेंगे। तो भारत में जो हाल है मेन स्ट्रीम मीडिया का, वो देखकर हमेशा अक्सर यही ख्याल आता है कि शायद बाहर कहीं जाएंगे, बाहर कुछ करना पड़ेगा। पर आप देखते हैं कि वहाँ के जो दुनिया के सबसे बड़े अखबार हैं, अगर वही नहीं सस्टेन कर पा रहे हैं, वॉर जोन में उनके जर्नलिस्ट अभी इस वक्त मौजूद हैं और उनकी नौकरी और उनको सडनली एक नोटिफिकेशन मिला है कि यू हैव बीन लेड ऑफ, तो फिर हम ये किस प्रोफेशन में हैं और इसमें आगे क्या होगा? ये एक अजीब एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है जिसके बारे में लगता है कि ना ही सोचो तो ठीक है, कि ये जब तक हम कर सकते हैं तब तक हम करें। मतलब मेरा तो वैसा फिर एटीट्यूड हो जाता है, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल से बाहर की भी बात है।
कई बार पता है कि लिखते लिखते बहुत सारा, रोज़ एक कहानी लिख रहे हैं हम लोग, उस कहानी को कंप्लीट करने के प्रोसेस से हम जूझ रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन होता है, कई बार वो कहानी, बहुत सारा कॉपरेशन मिल जाता है लोगों का, कई बार नहीं मिल पाता है, लेकिन बीच में अचानक से एक हुक सी उठती है कि कुछ और किया जाए। और ये सब जो लोग हम रोज़ लिख रहे हैं कि जैसे आज ही लिख रहे थे कि किसानों को, भारत के किसानों को अमेरिका के किसानों से कितनी कम सब्सिडी मिलती है, कुछ हज़ार में, वहाँ कुछ लाख में है, नहीं लड़ पाएंगे। और फ्रांस का उदाहरण बीच में चला आया, पूरी खेती की दुनिया घूम गई। कभी मैं अमेरिका गया था तो एक मॉल में, डिपार्टमेंटल स्टोर में, जो सबसे पीछे दूध का उनका स्टॉल होता है, उसमें दर्जनों प्रकार के दूध के पैकेट थे, डिग्री के हिसाब से डब्बे में। तो वो तस्वीरें ली होंगी मैंने, तो मैं फ़ोटो खींचने लगा, इतना ज़्यादा, और कॉफ़ी ठंडी हो गई जो पास में रखी, या फ़ोन में मैं ढूंढ रहा हूँ कि मैंने वो तस्वीर ली थी, वो क्यों नहीं मिल रही है। फिर लगा, लोगों को याद करने लगा कि मैं किसको जानता हूँ जो अमेरिका में तुरंत जाके डिपार्टमेंटल स्टोर में वो दूध के तरह तरह के ब्रांड ले आए। और हमारे यहाँ मदर डेयरी के या अमूल के या किसी के भी दूध के बूथ में जाइए तो बहुत ही क्लियर कट चीज़ें हैं, दूध है, दही है, छाछ है, बटर है, कुछ मिठाइयाँ हैं, है ना, कुछ प्रकार के और भी कुछ होते हैं, लेकिन 3-4 प्रकार के हैं, लेकिन नहीं इतनी वैरायटी जिस तरह से अमेरिका में है वो तो नहीं है। तो उसके बीच में ना अचानक मुझे लगता है कोई मुझे शेक्सपियर पढ़ा देता और कोई, मुझे लगता कि कोई ऐसा कोई प्रोज ला कर दे देता जिसको मैं पढ़ने लग जाता न्यूज़ के बीच से कि हटाओ इसको। अब मैं उम्बर्तो इको का इन द नेम ऑफ रोज है, उसका कोई हिस्सा पढ़ने लग जाता हूँ। और आज मैंने कुछ शेयर किया था आपसे, जो इयन मैकेलन का शेक्सपियर पढ़ रहे हैं। वो टॉमस मोर, एक प्ले है शेक्सपियर का जो पब्लिश नहीं हुआ था। अच्छा। तो उसकी वो एक स्पीच पढ़ रहे थे। जो थॉमस मोर को कहा जाता है कि पूरे लंदन में दंगे हो गए थे रिफ्यूजीज को लेके, ये असली घटना थी। ईविल में एक घटना हुई थी 1500s में एट सम पॉइंट, और माइग्रेंट्स के अगेंस्ट दंगा भड़क गया था। तो उस प्ले में एक मौके पर इस कैरेक्टर को कहा जाता है कि जाके लोगों को शांत करना है। तो वो एक तो ये होता है कि वो कहता है कि पुलिस जो भी, मतलब आर्मी आ जाएगी, है ना, हम तुम्हें चुप करा देंगे। और दूसरा वो अपील करता है उन लोगों से, उनकी ह्यूमैनिटी को आवाज़ देता है। वो वहाँ जाकर उनको कहता है कि तुम सोचो, अगर तुम किसी देश में चले जाओ जहाँ के तुम नागरिक नहीं हो, जहाँ पर तुम भाषा ना जानते हो, और तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे हैं जो भूखे हैं, तुम्हारे पास खाना नहीं है, और वहाँ के लोग तुम्हें वहाँ से भगाएं, इस तरह की कुछ कहानी थी। तो वो कितनी शानदार उनकी डायलॉग डिलीवरी थी। इयन मैकेलन तो शानदार एक्टर। अच्छा, वो शानदार एक्टर है। अच्छा, मैं तो जानता नहीं था, मैंने देखा वाह ये कौन ऐसा बोल रहा है, और इतनी शानदार तरीके से उनका किसी खास शब्द पे रुक जाना, जोर देना, और फिर अचानक एक गूंज पैदा करना अपनी आवाज़ से। मुझे लगा कि ये हो क्या रहा है मेरे आसपास। मैं आपको उसी वक्त मैं स्याही वाली कलम से इंस्टा पे लिख रहा था, तो मेरा पेज निकालेगा तो मैं पढ़ के एक मिनट पहले बताऊंगा। आपको मैं एक बताती हूँ। मैंने वो एक अपने फ्रेंड को वही क्लिप भेजी, और हम उससे पहले ही बाय चांस आज ही सुबह इयन मैकेलन की ही एक और शेक्सपियर परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे थे, किंग लियर की परफॉर्मेंस के बारे में। और मैंने उन्हें वो भेजा, तो उन्होंने एक कोटेशन मुझे भेजी वापस कि इस्माइल कादरी क्या कहते हैं प्ले के बारे में और परफॉर्मेंस के बारे में, रिटन वर्ड। और इस्माइल कादरी ये मैं नहीं जानती ठीक से। अच्छा, हाँ, ठीक है। द प्रिंटेड वर्ड इज द कॉर्प्स of the real spoken word. So actors basically bring those corpses to life. यानी जो शब्द है, जो छपा हुआ है, वो जो परफॉर्मेंस है ना, वो उसका कॉर्प्स है। हाँ, एक कमाल का एक्टर कोई होता है, वो उस शब्द को जीवित कर सकता है, उस लाइन को एकदम जगा के आपके सामने खड़ा कर सकता है। आज पूरी सुबह मुझे लगता रहा काश में कोई मुझे बैठ के घंटों में काम, न्यूज़ से ब्रेक लेकर शेक्सपियर पढ़ने लग जाता और बात करने लग जाता। उसी तरह से मैं बात करता उन साहित्यकारों को लेके। फिर मैं ये सोचने लगा कि मैं वहाँ क्यों जाकर अटक गया हूँ। मतलब बहुत सारे हिंदी में भी हैं, प्रोज हैं, तो फिर मैं याद करने लगा मुझे क्यों नहीं याद आ रहा। तो फिर मैं साहित्य कम पढ़ा हूँ जीवन में, तो नहीं जानता हूँ।
तो उसकी भी एक एहसास कमतरी हुई, फोमो, कि मैं कम पढ़ा हूँ, काश मैं जान रहा होता तो वो किसी राइटर का एक प्रोज निकालता और उसी तरह से मैं पढ़ता। पढ़ना चाहता था मैं कि उसको लेके, मतलब एक लगता है ना कि न्यूज़ की दुनिया से लेकिन हम भाग के जाएंगे कहाँ? मैं नहीं आपसे पूछना चाह रही थी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हम भाग के जा सकते हैं, जहाँ कोई खबर नहीं हो। हाँ, आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं बतौर एक मतलब 10 साल से कम का मेरा एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म में, तो मुझे वॉशिंगटन पोस्ट की घटना से क्या लगता है, तो मैं आपको कह रही हूँ कि ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है कि हम उस रप्चर के अंदर हैं जब ये इंडस्ट्री ख़त्म हो रही है, हमारे सामने ख़त्म हो रही है, और आप एक उसके दूसरी तरफ पे हो जो इसको देख चुके हो, इस प्रोसेस को, और आप इस इंडस्ट्री के एक बहुत शानदार टाइम को भी देख चुके हो। हाँ, देखा है, काफी अच्छा समय है ना। तो जब आप ये देख रहे हो तो आपको उससे, आप न्यूज़ से भागना क्यों चाह रहे हो? ये इम्पल्स कहाँ से आ रहा है? पर ये इम्पल्स इससे आ रहा है कि रोज लिखना, रोज बैठ के। कोई अगर मेरा वीडियो देखते होंगे तो उन्हें लगता होगा ये आदमी रोज क्यों लिखता है, इतना चीज़ों को जोड़ रहा है, क्या जोड़ने से वो थक नहीं रहा है? एक दीपक कुमार की घटना को देखकर आर्यन मिश्रा को याद कर रहा है, फरीदाबाद में जो जन्मदिन मनाने के लिए निकला है रात में, और उसको कोई गौ रक्षक कोई बन गया है, वो जाके उसे गोली मार देता है और वो लड़का नहीं बच पाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि मेरे शरीर के भीतर उमड़ घुमड़ रही हैं, इससे मैं अलग नहीं हो पाता हूँ। फिर थोड़ा सोच रहा था जब मैं योगा की क्लास से जब फारिग हुआ कि क्या हम जो लोग सांसद वगैरह हैं, मंत्री वगैरह हैं, उन्हें स्टेट की इन क्रूरताओं को, और स्टेट जो क्रूरताएं पैदा करता है अपनी राजनीति से जनता के बीच में, क्या उन्हें फ़र्क पड़ता होगा जितना हम लोगों को फ़र्क पड़ रहा है कि हम सांस अंदर से ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसके बीच में भी कोई घटना याद आ रही है, तो उससे एक बेचैनी सी हो रही थी कि उससे निकल के शायद साहित्य के किसी संवाद की शरण में चला जाऊं और उसके बोलने के अंदाज से अपने आप को एक बार से खाली करूं, झकझोर के उससे निकालूं। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम वाला वो निकाल के देखिए, मेरा पेज, मेरे पास साथ फ़ोन नहीं है। अच्छा। तो आज जो मैं लिखा, हाँ, मैंने पढ़ा था आपका, तो उसके बारे में ऐसे ही, मतलब इसलिए हमने सोचा कि जब हम ये बातचीत करेंगे तो उसकी शुरुआत, पता है ये टेप से मैंने क्यों की, नमस्कार से क्यों नहीं, क्योंकि सचमुच कभी कभी हमें अलबल चीज़ें करनी चाहिए। जब मैंने शुरू किया था तो उसको लिखना शुरू किया था इंस्टा पे स्याही से, तो उसको अनशंट टाइम किया था। नहीं, मैं वैसे ही पढ़ना चाहता हूँ जैसे शेक्सपियर पढ़ा जाए। हाँ, देश का हिसाब मत लिखो मगर डायरी में दूध का हिसाब ज़रूर लिखो। अगर संसद में प्रधानमंत्री को खतरा है तो अपने घर में छाता खोलकर चला करो। मौसमों को मिस करने वाले खबरों को मिस नहीं करते हैं। इस देश में नफरत नॉर्मल है, बिना नफरत के भारत के लोग नहीं रह सकते। नफरत उनके लिए नमक है, दाल में नमक छोड़ देंगे, लेकिन राजनीति बिना नफरत के नहीं कर सकते। आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है तो आप अखबार खरीदना बंद कर दीजिए, चैनल देखना बंद कर दीजिए। अगर आप वोट नहीं दे सकते हैं तो जागरूक बनकर क्या करेंगे? अगर आप वोट नहीं दे सकेंगे तो आप प्रधानमंत्री का भाषण सुनना बंद कर दीजिए। अगर आप वोट नहीं दे सकते तो गणतंत्र दिवस की परेड देखना बंद कर दीजिए। एसआईआर में नाम कट जाने से बड़ा अपमान कुछ नहीं। चुनाव आयोग भरोसे के लायक नहीं। किसी को प्रेम पत्र लिखना है तो इसमें एक लाइन जरूर जोड़ें, नेहरू से अच्छा कोई नहीं। नेहरू को बदनाम करने वालों का नाम नहीं होगा। ऐसे ही मैं लिख रहा था। लिखने के बाद एक दूसरा टेंशन हुआ कि मैंने नमक को खराब क्यों कहा। आपने नमक को खराब तो मैंने कहा नफरत उस नमक के समान है, लेकिन नमक तो नफरत है नहीं। क्योंकि जब कोई चीज़ हम खा रहे हैं और उसमें नमक कम हो तो उस नमक को मिस करते हैं। नहीं, इसमें दूसरी बात, एक बार फिर देखना चाहूँगी आपने क्या लिखा है। आपने लिखा है बिना नफरत के भारत के लोग नहीं रह सकते। नफरत उनके लिए नमक है, दाल में नमक छोड़ देंगे, लेकिन राजनीति बिना नफरत के नहीं कर सकते। तो आप एक तरह से कह रहे, देखो नमक क्या होता है? नमक वो होता है जो डेली आदत की चीज होती है। नमक के बिना खाने में कोई स्वाद नहीं है। खाने का एसेंशियल है नमक। जब हम मीठी चीज़ भी बनाते हैं
तो उसमें भी हल्का सा नमक पड़ता है। जब मैं कभी केक बनाती हूँ तो उसमें भी हल्का सा नमक डालती हूँ, क्योंकि वो बैलेंस कर देता है वो उस पूरे खाने को। और कुछ खाने में तो आपको नमक चाहिए ही चाहिए, दाल बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, सब्जी में तो नमक चाहिए, तो उसके बिना कोई चीज़ पूरी नहीं है। तो क्या हम ये कह रहे हैं, हम इस तरह से इसको भी सोच सकते हैं कि क्या हम ये कह रहे हैं कि भारत की जो राजनीति है वो बिना नफरत की राजनीति के इमेजिन करना मुश्किल हो गया है। ये पहचान के दलदल में फंस गए। हाँ, मैं उसको उस तरह से समझ रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नमक को बुरा कह रहे हैं, पर आप ये कह रहे हैं कि राजनीति में नफरत नमक की तरह। और वो पहचान के दलदल में इस तरह से फंस गई है कि इस राजनीति से हमेशा दलालों को फ़ायदा होगा, जनता को कम फ़ायदा होगा। वो जनता समझ भी रही होगी और वो देख भी रही होगी, ज़्यादा समझदार है। लेकिन ये तो है कि इस वक्त आप क्या सोच रही हैं? इस वक्त अभी मैं सोच रही हूँ कि 2 पेन क्यों जब रखे हुए हैं मैंने। 2 पेन पे आपका ध्यान है। हाँ। जबकि 2 कैमरे दोनों तरफ से रिकॉर्ड कर रहे हैं। पता है, लोग बार बार कह रहे हैं कि लोगों का ध्यान बहुत छोटा हो गया है। तो आप वीडियो 2 मिनट का बनाएंगे, मैं कभी नहीं बनाऊंगा। हाँ, ये मुझे बहुत बड़ा एक तो अब जब आप गाड़ी चला रहे हैं तब आपका ध्यान क्या 1-1 सेकंड का होता है, 2-2 सेकंड का होता है? तब तो हर गाड़ी दूसरी गाड़ी से टक्कर खा जाएगी, तो फिर सड़क पे मत चलिए। और जब हम ड्राइव करते हैं दिल्ली में, इतना लंबा लंबा ट्रैफिक में फंसते हैं, तब पूरा ही तो फंसते हैं, 2 मिनट के लिए तो कुछ नहीं फंसते हैं। एक नेता के फैसले से आपका पूरा जीवन प्रभावित हो रहा है, आप उसके लिए 10 मिनट 20 मिनट निकालिए। अच्छी बात है कि हमारे दर्शक निकालते हैं, लेकिन ये होता रहता है, हम इग्नोर करते हैं, हम बनाते हैं, दर्शक देखते भी हैं, ढूंढते भी हैं जब उनको नोटिफिकेशन। ये प्रॉब्लम सिर्फ असल में सिर्फ जर्नलिज्म की नहीं है, ये इवन एजुकेशन में, फिल्म्स में भी आजकल ये मैंने पढ़ा कि फिल्म के प्रोफेसर्स कह रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स फिल्म नहीं देखना चाहते, कि उनका फिल्म को देखने का स्पैन उसी के साथ एक और खबर मैंने देखी कि लोग सिनेमा के दर्शक काफ़ी हो गए हैं, महंगे टिकट खरीद के फिल्में देख रहे हैं, फिल्मों का रेवेन्यू बढ़ गया है, सब इसी समय में है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको लगता है कि आपका काम अच्छा है, अच्छा होने का पैमाना ये है कि किसी आपकी वजह से समाज में नफरत ना फैल रहा हो और उसमें आप सही से जवाबदेही को स्थापित कर रहे हैं, तो काम आपका अच्छा है। तो उसे करते रहना चाहिए। उसे करते रहना चाहिए। आपने पहले मुझसे पूछा था कि मैं क्या सोच रही थी, मैं 2 पेन के बारे में सोच रही थी। और ये दोनों पेन पता नहीं यहाँ पे क्यों आ गए। ये एक बड़ा स्पेशल से थोड़ा पेन है। मेरे पास भी एक पेन है, सेम ऑलमोस्ट, है ना। ये भी एक इंक पेन है और ये भी एक इंक पेन है और ये दोनों ही अपना काम करते हैं, लेकिन एक कुछ अलग क्वालिटी का है, एक अलग टेम्परामेंट का पेन है, एक अलग टेम्परामेंट का पेन है, लेकिन इन दोनों की जगह तो है। ये पेन मेरी बहन के स्कूल टाइम्स का है। हाँ, ये कम से कम 7-8-9 साल पुराना 9 साल पुराना पेन शायद, मेरे हिसाब से। ऐसे एक दराज में मुझे पड़ा मिला और ये एकदम नया पेन है। तो दोनों की अपनी जगह तो है। तो हम जब ये सोच रहे हैं कि हम क्योंकि अपने मीडियम के बारे में इतना सोचते हैं कि हम लंबा बनाएं, छोटा बनाएं, बातचीत करें, या कभी हम डार्क न्यूज़ बनाते हैं, कभी कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। डार्क न्यूज़ लगता है लोग समझ नहीं पाए, तो वो हमारा एक तरह से कहूँगी कि शायद हमारा ही कुछ फेलियर। पर मैं चाह रहा था कि एक अंधेरा जैसा कुछ हो और लोग थोड़ा समझ पाएं कि हम अपने शब्दों से जिस अंधेरे को महसूस करते हैं या अंधेरे को महसूस करने के बाद इसे हम एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको अलग तरीके से करें और एंकर भी शैडो का पार्ट बन जाए। अक्सर एंकर जो होता है, जो न्यूज़ प्रेजेंटर होता है, वो डार्क से डार्क स्टोरी को भी बहुत लाइट में आकर प्रेजेंट करता है। उस पर बहुत सारे स्पॉटलाइट होते हैं, बहुत हार्श लाइट होती है, लेकिन मैं चाह रहा था कि एंकर भी उस स्टोरी के डार्कनेस में मर्ज कर जाए। तो इसलिए हमने उसको बनाया डार्क न्यूज़ और बोलने का अंदाज थोड़ा बदल कर देखा। लेकिन वो मैकमिलन साहब थे जो शेक्सपियर को पढ़ रहे थे, क्या नाम बताया आपने? इयन मैकेलन। हाँ, कैसे प्रोनाउंस करते हैं? इयन मैकेलन। क्या कमाल के आदमी थे वो। अगर आकर मुझे ट्रेनिंग दे तो मैं ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। क्या कमाल के आदमी। और मैं आज सुबह जाना, मैं नहीं जानता था पहले। हाँ, मुझे नहीं पता था। और वो मैंने अंग्रेजी के प्रोफेसर को भेज दिया। वो सोचते होंगे भाई इसे तो कुछ नहीं मालूम है, ये करता क्या है। वो शेक्सपियर के बहुत शानदार माने हुए परफॉर्मर हैं। तो ये मेरी गलती, और इससे पता चलता है कि मुझे और कुछ जानने की ज़रूरत है, लगातार मेहनत करते रहने की ज़रूरत है। पर ठीक है,
पर अच्छा है हम अलग अलग, इसीलिए मैंने पेन्स की बात की पर कि इसीलिए मुझे हाँ कि हम अलग अलग मीडियम्स, कभी आप लिख रहे हो, कभी हम डार्क न्यूज़ कर रहे हैं, कभी हम ये बातचीत कर रहे हैं, कभी रील बना रहे हैं, तो ये और अचानक ये से ज़रूरी शेक्सपियर है। में इंटरेस्टेड हो जाए। हाँ, तो ये सब कुछ करते रहना ज़रूरी है। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा जानने में तो आता ही है, उससे ज़्यादा मज़ा ये पता चलने में आता है कि मुझे ये नहीं मालूम था। तो मुझे सचमुच नहीं मालूम था कि जिस शेक्सपियर के जिस शानदार प्रदर्शन को मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप तो आपसे वो कहा भी था कि एक बार कभी शेक्सपियर पे के साथ बातचीत करते हैं। करेंगे। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये कौन है पढ़ रहे हैं। हाँ, इयन मैकेलन है। तो आज की का जो पूरा हासिल है इयन मैकेलन है, शानदार, वाह, ऐसे ही एक्टर को होना चाहिए। मुझे लगा कोई प्रोफेसर साहब हैं, क्लासरूम में आ गए हैं और छात्रों को पढ़ा रहे हैं साहित्य, कि भाई इस तरह से साहित्य पढ़ो और पढ़ाओ। बड़ा मजा आया। तो बातचीत को खत्म कर दें? बिल्कुल करते हैं, और इस प्रॉमिस के साथ कि अगली बार में भी हम लोग शेक्सपियर की कुछ ठीक से बात करते हैं। हाँ, कम से कम हम पढ़ के आएंगे। हाँ, मैं भी वैसा कुछ पढ़ना चाहता हूँ, अगर हिंदी में उसका टेक्स्ट मिल जाए। शेक्सपियर, पता है, किंग लियर का बहुत शानदार एक फिल्म प्रोडक्शन है इयन मैकेलन का, तो आप वो देख सकते हैं। हाँ, वैसे मेरी मातृभाषा तो भोजपुरी है, तो हमारे भोजपुरी में एक शेक्सपियर हुए हैं, भिखारी ठाकुर। हाँ, भिखारी ठाकुर। उनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। उनकी किताबें भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं हमारे कमरे में, जिस कमरे में हम तो बैठे ऐसा हैं। नहीं है कि हम इतने दूर हैं। बिल्कुल। लेकिन हाँ, ठीक है, मैं नहीं जानता था उनको, मैकेलन साहब को, और ये मेरी कमी है। आज मैं जाना। आज क्या तारीख है? 6 फरवरी 2026 को मैं पहली बार जिंदगी में इयन मैकेलन को के बारे में मैकेलन को जाना, और भाई साहब गजब ही। तब आपको तो एंड कर दें? देखनी पड़ेगी। हाँ, नो नमस्कार, नो गुड बाय, इंच टेप तो यही हमारा नमस्कार। ये ले लो, चलो बाय। नमस्कार, बाय। बाय।